There are millions of microvilli present. There are millions of finger-like projections present in intestine. ठीक है, finger like projections, these are called microvilli. माइक्रोविलाई कहते हैं. सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया अप टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट सो दैट it increases the surface area of intestine. ये जेजुनम में होते हैं, मिडिल पार्ट में. up to very large extent so that digested food is effectively absorbed by blood capillaries present on other side. तो digested food को absorb होना है तो दूसरी तरफ, इसलिए digested food. डाइजेस्टेड फूड का क्या मतलब है? जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जैसे कि फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें. देख लेते हैं. मिनरल्स, ये ग्लिसरॉल करीब करीब ऐसा होता है, ये ग्लिसरीन की तरह होता है. घर में अगर आप देखोगे तो मदर या सिस्टर के पास ये मिल जाएगा. ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, चेहरे पे लगाया जाता है. इसमें चंदन, इसमें कभी कभी हम लोग रोज़ वाटर लगाते हैं और कुछ ना कुछ बेसन लगाकर चेहरे पे लगाते हैं. ये स्वीट कलर का होता है. जब छाले हो जाते हैं तो उसमें भी लगाने काम में आता है. तो दिस लिक्विड, ये ग्लिसरॉल की तरह है. सो ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, जैसे सैनिटाइज़र होता है उसी तरीके का होता है. क्या कभी आपने शेविंग क्रीम देखी है पापा की, जिसमें फोम ज़्यादा रहता है? उसमें 50% ग्लिसरॉल है. पियर्स सोप देखा है जो ट्रांसपेरेंट है, वो 50% ग्लिसरॉल है. या ऐसा ऑयल जो हेयर ऑयल जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, उसमें ग्लिसरॉल बहुत ज़्यादा होता है. समझ में आ गया? और फैट से फैटी एसिड्स बन जाता है. जैसे कि अगर आपने बटर रख दिया कई दिनों तक तो कड़वा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रेंसिडिटी, कि फैट्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स. तो वो रेंसिड होने के बाद कड़वे हो जाते हैं, फिर उनमें एसिड्स आ जाता है. ओके, नाउ तो विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. किसकी वजह से? क्योंकि इसका लार्ज सरफेस एरिया है. म्यूचुअल टॉक मत करिए, जो कुछ हो हमें प्रॉब्लम बताइए. वेरी लार्ज एक्सटेंट, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है. सो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड effectively by blood capillaries. Blood capillaries present on other side of microvilli. तो माइक्रोविली के दूसरी तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं और उनका काम क्या है कि इफेक्टिवली सारा एब्जॉर्ब कर लेना. लाइक दिस इज कि ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये थ्रू आउट इंटेस्टाइन है. और इसमें क्या होगा कि देयर आर ब्लड कैपिलरीज. यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज ऐसे हैं
वो बिल्कुल एक नेटवर्क बनाए हुए हैं। यहाँ से फूड वो ले जाएंगी और ले जाने के बाद कहाँ ले जाएंगी, दे विल मेन स्ट्रीम, ब्लड की मेन स्ट्रीम में ये ले जाएंगी, यहाँ से ये ले जाएंगे मेन स्ट्रीम में। और जो भी है स्टमक की साइड में क्या है, स्टमक की साइड में यहाँ पर अगर देखेंगे तो यही है, ये इंटेस्टाइन है जिसमें कि ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो इंटेस्टाइन में इस तरीके से, उसके अदर साइड में ब्लड कैपिलरीज है और फिर यहाँ पर भी इस तरीके से है। इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होता रहता है। और यहाँ पर इसमें बहुत से फूड पार्टिकल्स होंगे जो इसमें लगे रहेंगे। तो फूड पार्टिकल्स को ये डाइजेस्ट कर लेती हैं, ये फूड पार्टिकल्स हैं इधर की तरफ, क्योंकि ये स्टमक है तो यहाँ से फूड पार्टिकल आएंगे तो वो सब इसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दे आर मूव फॉरवर्ड। तो ये माइक्रोविली है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, दिस इज माइक्रोविली, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब जरा देखें तो अब ये जो इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये जो हमने आपको बताया ये अब थर्ड एस्पेक्ट है, तो इसे क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे। व्हेन फूड इज एब्जॉर्ब्ड, अब चौथी बात एसिमिलेशन। व्हेन फूड इज absorbed, then it is transported, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब, फूड भी लिख सकते हो और फूड ना लिखना चाहो तो न्यूट्रिएंट भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब हुए हैं। देन इट इज ट्रांसपोर्टेड ईच सेल ऑफ द बॉडी टू ईच सेल ऑफ बॉडी। बाई सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, दैट इज ब्लड। ब्लड एंड हार्ट मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सो इट इज एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर इन सेल it is utilized for growth and life processes, other life processes. It is called assimilation. जब वो फूड पार्टिकल सेल तक पहुंच जाए और सेल उसे यूज कर ले और हमारी ग्रोथ हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्प्शन में एक और पॉइंट है, एक्सेस ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। एक्सेस ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। पानी वहां एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन यही है, बस विली से स्टार्ट होता है, फिर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके दूसरी तरफ ब्लड कैपिलरीज हैं, वो उन न्यूट्रिएंट्स को, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर मिनरल्स को, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में ले जाती हैं। तो यहाँ से सिर्फ इसका इधर पहुँच जाना एब्जॉर्प्शन है, और यहाँ से सेल तक पहुँच जाना और सेल का एब्जॉर्ब कर लेना और उसको अपने काम में इस्तेमाल कर लेना, ये एसिमिलेशन है। ठीक है, उस चीज को हाँ सर, ये डाइजेशन कहते हैं सर, वो किडनी का वो नहीं आएगा एब्जॉर्प्शन? एक्सक्रीशन अभी आएगा ना, कि किडनी में एक्सक्रीट होता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि वेस्ट सब्सटेंस फेंके जाते हैं। तो यहाँ पर तो बस अब डेफिकेशन ही होगा। तो एब्जॉर्ब करता है वो एक्सक्रीशन में आता है। एक्सक्रीट जो यूरिन का बनना, जो इस तरह से हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस है, इन सब का निकलना एक्सक्रीशन है। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो वो नहीं,
वहाँ पर जैसे हमारी बॉडी से 3 तरीके के एक्सक्रीशन है, स्वेट ग्लैंड से एक्सक्रीशन है, ब्रीदिंग आउट से एक्सक्रीशन है और यूरिनेशन है। अच्छा, यहाँ भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है वो, बट वो डेफिकेशन है, इजेक्टेड आउट, व्हाट एवर इज वेस्ट ऑफ फूड दैट इज डेफिकेटेड। तो आप चाहें तो उसे एक्सक्रीशन में बोल सकते हैं, अदरवाइज इसे बोलना ठीक नहीं है, ये बस एक फूड डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। और हमारा ओपन गट है, इसीलिए आपने कई लोगों को देखा होगा कि बल्ब भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, इनको मालूम है कि माउथ से एनस तक सब खुला हुआ है, कुछ भी खाओ नीचे से निकल जाएगा। तो सब लोग, कुछ लोग चमत्कार दिखाते हैं बिग बॉस में तो कहीं आकर के, तो कुछ नहीं है, सबको मालूम है ओपन गट सिस्टम है, ये कूड़ा भी खाएगा घास भी खाएगा तो सब निकल जाएगा। तो इस तरीके से उसका लोग लाभ उठाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि इट इज यूटिलाइज फॉर ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बाकी क्या है, इजेशन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर in large intestine जो कि 1 मीटर की होती है, द फूड द वेस्ट सब्सटेंस बिकम एज ए सेमी सॉलिड, द waste substance become as semi solid and it remains at rectum for some time. वेस्ट सब्सटेंस बिकम सेमी सॉलिड, ये सेमी सॉलिड हो जाते हैं। क्या 1 मीटर होता है और सम टाइम तक के लिए रहेगा। एंड इट इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट एट एनस, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल हमारे यूरिनेशन में भी है और डेफिकेशन में भी है, नहीं तो हम यूरिनेट करते चलें डेफिकेट करते चलें, तो इसलिए ये रेगुलेट करती है। कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उन सभी में स्फिंक्टर मसल है, तो यही उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो बाय स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट एट एनस एंड व्हेन देयर इज अर्ज टू डेफिकेट, जब हमारा माइंड ऑर्डर देता है कि नहीं अब डेफिकेट करना है, इसे बाहर फेंकना है, देन इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। एंड व्हेन देयर इज अर्ज टू डेफिकेट, माइंड गिव्स कमांड एंड इट इज अर्ज टू डेफिकेट। एक हमारे अंदर वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा, अर्ज टू डेफिकेट की ये वेस्ट सब्सटेंस बाहर फेंकना चाहिए। डेफिकेट, अर्ज का मतलब है जैसे किसी को किसी चीज का नशा होता है कि उन्हें सिगरेट की तलब, तो हमारे अंदर भी इट इज ए काइंड ऑफ कमांड विच मेक्स अस प्रिपेयर that it is to be defecated, it is thrown out of the body। अब इसको नहीं रख सकते। जैसे अर्ज टू यूरिनेट होती है, ऐसे नॉर्मल टाइम पे हमें यूरिनेशन नहीं लगेगा, लेकिन जब अर्ज होती है तो जाना ही पड़ता है। सो व्हेन माइंड गिव्स कमांड नो नाउ दिस ब्लैडर इज टू बी एम्प्टीड, तो यूरिनरी ब्लैडर को वो बोलेगा कि इसे एम्प्टी करो यूरिनरी ब्लैडर, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इसे एम्प्टी करना पड़ेगा, तो फिर हमारे अंदर से ये यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाएगा। ऐसे ही डेफिकेशन के लिए क्या होता है कि देयर इज अर्ज कि अब इसे बाहर निकालना होगा, तो ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा कि डेफिकेट करना पड़ेगा। देन इट इज वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड, ह्यूमन एक्सक्रीटा होती है जिसको हम थ्रोन आउट कर देते हैं, इट इज कॉल्ड
डेफिकेशन और इजेशन, ठीक है। सो थ्रोइंग आउट ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। थ्रोइंग आउट ह्यूमन, इजेक्शन की डेफिनेशन में हमें इससे पूरा लिखना होगा या बस गोइंग आउट ह्यूमन एक्सक्रीटा? सब जैसा जैसा पूछा जाए हर एक चीज आपको बतानी चाहिए। ह्यूमन एक्सक्रीटा है, हाँ आपको इसके मार्क्स जो भी होंगे 15 मार्क्स का होगा तो इसमें सब कुछ बताना पड़ेगा। ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम बॉडी, तो ठीक है, बॉडी इज कॉल्ड डिजेशन। और एक लाइन की डेफिनेशन आए कि भाई समंजन क्या है, तब आप एसिमिलेशन लिख देना। अवशोषण क्या है तो एब्जॉर्प्शन लिख देना। पाचन क्या है तो डाइजेशन लिख देना। तो जैसा जो पूछे जाए वैसे लिखना है आपको। अब देखो कि डेंटल कैरीज हम लोगों में एक तरीके का सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि जो हमारे दांत हैं, देयर आर ए सिस्टम ऑफ टीथ। तो इसमें क्या होगा कि दांतों में 4 तरीके की चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो मोलर होगा, प्री मोलर होगा, इस तरीके से होगा। सो यहाँ पर देखें 32 टीथ है, इसमें एक इधर उधर मिसिंग हो गया है, तो 31 है। जो भी हो, ये बीच के आप देख रहे हैं नुकीले नुकीले, तो ये कहलाते हैं इंसिसर। इसको क्या कहेंगे? इंसिसर। तो बीच में जो भी दांत हैं, तो पहले जो 2 दांत हैं ये, तो ये किनारे किनारे के दांत हैं। सो ये किनारे किनारे के बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसको कहते हैं मोलर। और इससे थोड़े छोटे होंगे तो उसको क्या कहेंगे? प्री मोलर। तो प्री मोलर। फिर उसके बाद आएगा कैनाइन। तो कैनाइन नुकीले दांत हैं। एक एक दांत आपको लगता है कि जैसे नुकीला सा है। दो दांत नुकीले, उसको कहते हैं कैनाइन। तो और इसी वजह से ये कैनाइन हो गए। ये प्री मोलर है, ये कैनाइन है, ठीक है। और फिर ये 4 दांत ऐसे होंगे जो इंसिसर होंगे। इंसिसर का मतलब ये काटने के काम में आएंगे खाने को, और ये चबाने के काम में आते हैं, ये चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। तो ये जो कैनाइन्स होते हैं शेर में बहुत बड़े होंगे, वो हड्डी फाड़ के खा जाए किसी की, तो इस तरीके का होता है। लेकिन हम लोगों में कैनाइन का काम नहीं, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। और फिर इसके बाद ये फिर से एक प्री मोलर आ गया। इंसिसर काटने के, सो इंसिसर। हाँ, ये टीथ का तो बता रहे हैं ना, टीथ के बारे में ही तो बता रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब इसके अलावा 13 14 15 16, तो हो सकता है कि और भी इसके अलावा 2 और भी आ सकते हैं। कि नाउ देयर इज टोटल 16 ऊपर होने चाहिए और 16 नीचे होने चाहिए। तो नाउ लेट अस सी कि देख लेते हैं, मोलर ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो देख लें कि नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ टीथ इन ह्यूमन। तो इसको हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके से होते हैं। नाउ
all the teeth are not similar. Let's learn in detail about tooth. Structure of tooth. Every tooth is embedded in a socket called gum. Crown is the visible part of the tooth above the gum. Root is the part of the tooth under the gums. Arrangement of teeth and different types of teeth. This is the way teeth are arranged in the mouth of human beings. There are 4 types of teeth in our mouth. Incisors. There are 4 incisors in the mouth on a jaw. They have a flat surface and a sharp horizontal edge to bite and cut the food into pieces. Canines. There are 2 canines, one on either side of the incisors for tearing and shredding food. They are strong than the incisors. Premolars. There are 4 premolars just behind the canines and help in chewing the food. Molars. There are 6 molars. They are used for grinding and बोलो उनके पीछे होते हैं और 2-2 होते हैं. प्री मोलर 2-2 बताए गए हैं और फिर मोलर भी 2-2 हैं. फिर अब मोलर 3 भी हो सकते हैं. मोलर 3 और प्री मोलर 2 हैं. chewing the food before swallowing. तो इस तरीके से आपने देख लिया. नाउ यहाँ पर प्री मोलर कितने हो गए? 2. और ये दोनों भी प्री मोलर हैं. और फिर ये इसके आगे 2 मोलर. वो सबके ज़्यादा नहीं होते हैं. वो 4 दांत बहुत बाद में निकलते हैं, 40 के बाद में, 35 के बाद में. सबके 16 नहीं होते हैं. आप देखेंगे कि 2-2 यानी 4 दांत का 28 का सेट रहता है. तो इस तरीके से ऊपर भी है और नीचे भी है. सो यू कैन राइट कि जो टीथ है उसका किस तरीके का सिस्टम है. तो ऐसे बनाया जाता है ये. नाउ लेट अस सी कि इस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है. तो उसमें ये बता दिया जाता है कि 2 इंसिसर और यहाँ पर 2 इंसिसर, तो 4 इंसिसर हो गए. ये तो टोटल इंसिसर कितने हो जाएंगे? 2 + 2 + 2 + 2, तो इंसिसर 8 हो गए. ये अपवर्ड डाउनवर्ड और बीच में लाइन खींची गई है, वो मिडिल टीथ से जा रही है. और ये लेफ्ट और राइट, और ये ऊपर का डेंटल सेट और ये नीचे का डेंटल सेट, ऐसे चलता है. और फिर +1, ये +1 क्या है? हाँ, तो कैनाइन कितने हो गए? 4. फिर +2 +2 +2 और +2, ये क्या हो गए? तो प्री मोलर कितने हो गए? 8 हो गए. और अगर मान लो किसी का पूरे का सेट है तो 3, तो ये कितने हो गए? 12. तो अब जरा सबको काउंट करो. 12 + 4 कितने हो गए? 20. तो 8 24 24 ये भी 8 ही होंगे, 3 नहीं होंगे. तो तब आपके पूरे हो जाएंगे. 2 2 होंगे. तो फिर कितने हो जाएंगे? 2 2 2 2. नाउ इट इज़ द टोटल काउंटिंग आपकी 32 हो गई. और किसी में एक ही मोलर होता है. तो देखो 8 3 जा 16, 24 8 2 24 और 4 32 30. हाँ, ये चीज़ हो गई. 8 3 जा 24 और 24 + 4 तो 28 हुए. और 28 में अगर मान लो और भी हो गए, हाँ 3 3 हो जाएंगे, तो फिर 32 हो जाएंगे. फिर +1 और लिखो. तो कितने हो जाएंगे? 18 और 16. ये चीज हो गई. नाउ इट इज इंसिसर. फिर ये
कैनाइन, फिर ये प्रीमोलर, और फिर ये मोलर। इसमें वो डायग्राम आएगा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम का तो डायग्राम बना, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स है उसमें आपको तो करना ही चाहिए। अब ये देखो, ये है तो ये टीथ है। टीथ में क्या होता है कि इस तरीके से ये टीथ है, तो टीथ इस तरीके से होता है, और ये गम है जो इसको पकड़े रहते हैं। अच्छा, यहाँ से क्या चीज़ आती हैं, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज आती हैं, नीचे से फाइन ब्लड कैपिलरीज। तो गम में यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं, ये सब यहाँ तक, बाकी ये वाइट है, और ये गम है। गम के नीचे भी ब्लड कैपिलरीज रहेंगी, यहाँ तक ये गम है। अब देखो ये, फिर इसमें एक सबसे टफ कोटिंग होती है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फोएपेटाइट की कोटिंग होती है। उसका फार्मूला आगे हम लोग देख लेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में, लेकिन इसे इनेमल कहते हैं। इसमें ठंडा गरम, चाहे बिल्कुल गरम गरम चाय पी लो, चाहे आइसक्रीम खा लो, कुछ भी नहीं होता, ये इतनी टफ कोटिंग है। अच्छा, इसको रिपेयर कौन करता है? जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो ये रिपेयर भी होती जाती है। कैल्शियम की कोई चीज़ खाते हैं, जैसे बच्चे चौक खाते हैं या कुछ खाते हैं, तो भी ये रिपेयर होती जाती है। इसके नीचे एक और लेयर है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड डेंटाइन। इनेमल के नीचे क्या है? दैट इज डेंटाइन। तो ये चीज हो गई डेंटाइन। अगर मान लो इनेमल आपका हट गया तो जो डेंटाइन है वो थोड़ा सॉफ्ट है अभी भी हार्ड, लेकिन इनेमल की तरह टफ कोटिंग नहीं है। और उसके नीचे ये क्या है? ये पल्प है, पल्प कैविटी, जहां पर ये नसें हैं, दैट इज नर्व्स। तो इसको क्या कहेंगे? पल्प कैविटी। ये क्या है? गम है। ये क्या है? रूट ऑफ टीथ है। ये क्या है जो ऊपर दिखता है दांत के ऊपर, वो क्या है? और ये क्या है जो ऊपर है, इसके ऊपर जिस पे खाना चबाया जाता है? सीट। उसको क्या कहेंगे? सीट ऑफ टीथ। तो ये ऊपर की जो चीज है ये देखो, क्या इसमें आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज एनामल? तो ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, दिस इज एनामल। अच्छा, इसके नीचे ये क्या है? डेंटाइन। डेंटाइन है। कभी कभी ये पोर्शन निकल जाता है, तो फिर इसके बाद आपका दांत पीला पीला पड़ जाएगा, हल्का सा, उतना चमकेगा नहीं। अच्छा, उसके अंदर अगर डेंटाइन में भी कैविटी हो जाए तो क्या होगा? फिर ये आ जाएगा। ये क्या है? पल्प कैविटी। ये गम्स हैं, जो गम्स इसको होल्ड किए हुए हैं। तो इसमें आपने देखा कि गम्स होल्ड किए, तो कौन कौन से पोर्शन हुए? यश बताओ, सबसे ऊपर क्या है? सर इनेमल। ये क्या है? सर ये सीट। ये क्या है पूरा? सर इनेमल। इनेमल है। और यहाँ जो दिख रहा है दैट इज क्राउन। इसे क्या कहेंगे? क्राउन। अच्छा, अंदर में जो गया है दांत का पोर्शन, वो क्या है? सर रूट ऑफ टीथ। अच्छा, ये क्या बताया आपने इसको? सर डेंटाइन। और अंदर वाले को? पल्प कैविटी है। कभी कभी अगर मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे मुंह पे आ गए और उन्होंने इसे खाना शुरू कर दिया, वो इसी सीट पे बैठ जाते हैं, और अगर हमने क्लीनिंग नहीं की तो इसे खा लेंगे, और खा लेने के बाद वो दांत को खा लेते हैं। ये देखो, यहाँ से इन्होंने इसे खा लिया है, और वो अपना एक्सेस कहाँ तक बना लेते हैं? पल्प कैविटी तक। तो ये देखो, इन्होंने पूरा खा लिया दांतों को। तो जब ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ने इसे डिके कर दिया, तो अब जो भी हम ठंडा गरम खाएंगे, क्या वो वेसल्स तक जाएगा?
वेसल्स में जाएगा तो दांतों का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है, जिसको हुआ है वही जानता है। तो वेसल्स में दर्द है, ठंडा पानी लगना, गर्म पानी लगना, इट इज़ सो सिवियर दैट कि तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये माइंड तक जाता है, इट इज़ सो सिवियर। ब्लड कैपिलरीज में सीधा गर्म या ठंडा लगना, तो ऐसे केस में फिर उसका रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दिस। तो आपने देख लिया कि ये यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं, दिस इज ए काइंड ऑफ डेंटल कैरीज। यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, डेंटल कैरीज। यहाँ पर वो अंदर गया और खाते खाते कहाँ तक पहुँच गया, पल्प कैविटी तक। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अंदर तक चला जाएगा, पल्प कैविटी तक चला जाएगा। फिर क्यों, क्योंकि ये जब खाना खाता है, कभी आपने ये सुना है होलोजोइक न्यूट्रिशन, बोलो। अच्छा, होलोजोइक में क्या हम अपने खाने को अपने अंदर ले जाके खाते हैं? अच्छा, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इस तरीके का होता है। इसका नाम क्या है जो हमारे मुंह में रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्फेरिकल है और 4 का सेट होता है बैक्टीरिया। इसका काम क्या है, ये होलोजोइक नहीं करता है, ये एसिड बाहर छोड़ेगा, कहेगा खाना हम बाहर पचाएंगे, न्यूट्रिशन अंदर लेंगे। हमारे पास कहता पेट नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब आप शुगर खाते हो ना, ये शुगर को बाहरी एसिड में बदल देगा। अच्छा, अब यहाँ एसिड छोड़ेगा तो क्या आपका इनेमल डिके हो जाएगा एसिड से रिएक्ट करके? घर में संगमरमर की ज़मीन पे तेजाब डाल के देखो, क्या संगमरमर उड़ जाएगा? तो ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरीके से वो यहाँ पर एसिड जब सिक्रीट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, एनेमल ख़त्म हो जाएगा। सबसे टफ कोट है। फिर डेंटाइन भी ख़त्म हो जाएगा। डेंटाइन ख़त्म हो जाएगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, पल्प कैविटी। तो फिर हमें दांतों को लगने लगता है। फिर कभी कभी आप ब्रश करते हो लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जाता नहीं है, क्योंकि वो किनारों में येलो येलो पोर्शन बन के रह जाता है। उसको कहते हैं सीमेंटेड लाइक पोर्शन, उसको कहते हैं प्लेक, डेंटल प्लेक। डेंटल प्लेक का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो जमा हो जाता है, सो सीमेंट लाइक डिपॉजिट एबव टीथ, ठीक है, बिसाइड्स गम इज कॉल्ड डेंटल प्लेक। येलो कलर का येलो सीमेंट, और वो उसके पीछे छिपा रहता है। आप कितना भी दांत को टीथ कर लो, ब्रश कर लो, वो उसके पीछे छिपा रहेगा। येलो सीमेंट लाइक। आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर आपने जब आप जो डायग्राम बनाया उसमें सर पल्प दिखा रखा है, लेकिन सर आपने जब अभी बताया था सर पल्प वो उसके ब्राउन वाले को बताया था। पल्प ये है, पल्प कैविटी पल्प है। तो अभी हम फिर से वीडियो देख लेते हैं। तो पल्प कैविटी को, जो इसका पोर्शन है जिसमें नर्व सिस्टम है, उसे पल्प कहेंगे। पल्प किसको कहेंगे, समझ में आ गई बात? अब देखो, येलो सीमेंट लाइक डिपॉजिट विच इज प्रेजेंट, ठीक है, अराउंड टीथ इज कॉल्ड डेंटल प्लेक। इट इज सेफ होम, ये बहुत सुरक्षित घर है। चाहे कितना भी ब्रश कर लो, आप उस बैक्टीरिया को हटा नहीं सकते जब तक डेंटल फ्लॉसिंग न करवाने या बाहर जाके डेंटिस्ट से क्लीनिंग न करा लें, वो प्लेक हटवा ना लें। सेफ होम फॉर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो उसके पीछे रहते हैं। जैसे ही शुगर आता है, इसीलिए हम लोग बार बार गार्गल करते हैं खाने के बाद कि शुगर ना रह जाए, नहीं तो वो बैक्टीरिया अपना काम करता रहेगा। तो इसलिए ये काम किया जाता है। अब जरा देखो कि पार्ट ऑफ टीथ क्या है। पार्ट ऑफ टूथ, एक दांत के बारे में देखें। सो द आउटर मोस्ट टफेस्ट कवरिंग, outermost toughest covering of tooth
is enamel. It is made of calcium phosphoapatite, ये चीज है, ये टफेस्ट है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स टीथ, ये टीथ को या टूथ को प्रोटेक्ट करता है, जो भी है। नाउ बिलो इनेमल there is little softer but quite hard. There is hard coating, toughest तो नहीं है but hard है। hard, बोलो। बोन कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी रहती है, लेकिन उसका मैट्रिक्स लगातार चेंज होता रहता है। तो हमारी बॉडी में रोज जो है 200 मिलीग्राम बोन डिजॉल्व हो जाती है ब्लड में, और नई 200 मिलीग्राम बन जाती है। हार्ड कोटिंग, देयर इज हार्ड कोटिंग ऑफ डेंटाइन, उसके नीचे है, ठीक है। एंड बिलो डेंटाइन, अंडरनीथ डेंटाइन क्या होगा? देयर इज पल्प कैविटी वेयर द सेंसिटिव नर्व्स आर प्रेजेंट, जो दांत को नरिशमेंट देती हैं। अंडरनीथ डेंटाइन देयर इज पल्प कैविटी वेयर, हाँ पल्प कैविटी में होती है। वेयर ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज भी बोल सकते हो या वेसल भी बोल सकते हो, जिसमें ब्लड बहता है। डेंटल प्लेक और डेंटाइन में क्या अंतर? डेंटल प्लेक और डेंटाइन, डेंटल प्लेक का मतलब है कि जो सीमेंट लाइक पोर्शन जमा है उसको डेंटल प्लेक कहते हैं। लाइक जैसे कि डेंटल प्लेक, तो ये क्या चीज होती है? लेट अस सी कि डेंटल प्लेक क्या होता है। That forms over a period of 24 hours. It consists of numerous bacterial colonies. The formation of plaque takes place in 5 steps. Once these are completed, this coating hardens while accumulating bacteria, making it more and more harmful to the surrounding tissues to which it adheres easily. Once it has matured, it has the ability to damage the enamel. Ingesting sugar modifies the pH of saliva, making it acid. This acidity enhances the decalcification of the enamel. Past a certain stage, this decalcification transforms into tooth decay. If the plaque is in a basic rather than an acid environment, minerals in the saliva such as phosphorus and calcium adhere to it and form a coating of tartar. Tartar carries bacteria, which makes it very irritating to the gum. A coating of tartar which is not removed by good scaling increases the risk of periodontitis. This disease is characterized by the destruction of the bone structure surrounding the tooth, thus compromising its stability. For these reasons, it is important to dislodge the plaque every day with a toothbrush and dental floss. It is also important to see your dentist or hygienist regularly for good scaling so as to keep your super smile. अच्छा, अब समझ में आ गया टार्टर क्या होता है। वही जो डेंटल प्लेक है वही टार्टर है। तो ये तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि पार्ट ऑफ टीथ क्या होता है, इन विच ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट।
and tooth is secured to bone of body by the root of tooth. बोन से, ये नीचे किससे जुड़ा है पता है? यहाँ नीचे क्या क्या जा रहा है? क्या ये बोन में जुड़ा है? तो जब हम देखेंगे कि ह्यूमन स्कल, तो ह्यूमन स्कल में टीथ भी, हमने आपको एक डायग्राम भेजा, उसमें दांत भी दिख रहे हैं, स्कल में दांत दिख रहे हैं कि नहीं? तो उसका मतलब है टीथ अगर ठीक तरीके से फ्लैश रिमूव किया जाए तो दांत नहीं टूटते हैं, तो उसमें दांत जुड़े ही रह जाते हैं. सो इट इज कनेक्टेड टू द बोन. नहीं तो बोन से ना जुड़ा होता तो फिर ये निकल जाता, तो ये नीचे से कनेक्टेड है. सो टीथ इज या टूथ is held in its position by gums which tightly secure it. Further, root of tooth is embedded inside bone. Further, root of tooth is further embedded in bone. तो इस तरीके से होता है, ये बोन में जुड़ा हुआ रहता है. जैसे कि अगर आप देखें तो अब देखिए ह्यूमन स्कल एंड टीथ. सो लेट अस सी कि ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है. So today, let me go over the anatomy of the skull. I'm going to go over each of the bones and each of the structures associated with each of those bones that you need to know for this class. अब देखें, you've got your frontal bone here. ये सब तो हम बाद में देख लेंगे लोग. And it includes all of this area. टीथ देख लें. Structure here is the frontal sinus of the frontal bone. So teeth is secured to the bone. We have the two. For the temporal bone, अब देखिए, here teeth is secured, so it is well secured to bone. Bone से ये held है, सीधी सी बात है. This is the external auditory meatus, otherwise. तो अब हमने देख लिया कि teeth is embedded in bone. Now I will स्क्रीन ठीक नहीं थी क्या? सर वो की नहीं. अच्छा, तो सर कभी कभी आप समझ जाएगा और हम रिस्पॉन्सिबल. हाँ, हमें पता चल जाता है. सो टूथ इज फर्दर एम्बेडेड इन बोन, तो टूथ इसके आगे बोन में एम्बेडेड होता है. ठीक है. नाउ टू, हाँ बोलो, यहाँ तक लिख लिया है? सर वीडियो तो दिखा. ओके ओके.
नाउ अब देखो, हाउ टीथ इज सिक्योर्ड टू बोन. जस्ट हाँ आएगी. Sometimes a tooth is ये देखो removed and a dental implant is not placed right away. इस तरीके से. Without a tooth, the jawbone usually shrinks. The result is often significant bone loss. This bone loss isn't the person's fault, it's the natural resorption process that typically causes the bone deterioration. In order to have a dental implant and teeth at a later date, the person may need more bone in this process. The bone heals and the dental implant can then be placed. A tooth is placed on the dental implant. For patients that have more bone missing, a technique involving placing blocks of bone in the area with missing bone works well. The blocks are shaped to the desired size and place with titanium screws. They are left to heal for 4. Let us see how it is secured. इस तरीके से सिक्योर्ड होगा. नीचे बोन होगी. Now the process is there are different process that कि उसमें बोन ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो सब अलग बात है, बट ये सिक्योर ऐसे रहता है. इट इज़ ओनली देयर आर वेरियस मेथड. जब डेंटल क्लीनिंग में जाएंगे तो वो कैसे क्लीन करेगा, सब कुछ करेगा. हाँ, रूट कैनाल का ऑपरेशन किया जाता है. सो दैट इज नॉट ऑफ द केस. तो हम इस पर जाते हैं. क्या मेटल के भी आते हैं, और वरना जिंक ऑक्साइड जो है डाला जाता है. जैसे यहाँ पे देख लो कि ये चीज़ है, ये दांत है. तो दांत में ये पोर्शन जो सबसे ऊपर का है वो इनामेल है. अगर मैं इसके ऊपर की चीज़ हटा दूँ तो अगर इसमें देखो तो अंदर क्या आएगा, तो इसमें इनामेल के अंदर क्या है, डेंटाइन है. और डेंटाइन के अंदर क्या है, पल्प कैविटी है, जो इसके अंदर दांतों के अंदर से पल्प कैविटी जा रही है. और नीचे वो फिर कहाँ जा रही है पल्प कैविटी, क्या ब्लड कैपिलरीज में जा रही है. देख लो, तो ब्लड कैपिलरीज में जा रही है. सो सेम इज द केस, चाहे वो आपका कोई भी दांत हो. ऊपर क्राउन है, हैं बोन से. ये यहाँ पर ये जो जुड़ा हुआ है, दिस इज ओनली गम्स के नीचे यहाँ पोर्शन दिखाया नहीं गया, बट इट इज बोन. सो इट इज कनेक्टेड टू बोन. बोन में ही तो आप रूट कैनाल करते हो, नहीं तो कहाँ जाएगा. आप किस पे सिक्योर करोगे बताओ, दांत को आप किस पे. हाँ हाँ, जो ब्लड कैपिलरीज हैं बोन के ऊपर आती हैं. अब देखिए, इट इज फर्दर एम्बेडेड टू बोन एंड ये फर्दर एम्बेडेड टू बोन. मोर ओवर टीथ हैज 3 पार्ट्स. जो टूथ है उसके कौन से 3 पार्ट हैं, टूथ हैज 3 पार्ट्स. एक क्राउन होता है जो कि विजिबल पोर्शन है, रूट होता है एम्बेडेड पोर्शन. क्राउन का मतलब ये ऊपर का जो ये मुकुट है जो दिख रहा है आपको, वो मुकुट ये ऊपर है. क्राउन यही है, क्राउन जो दिख रहा है. और ये सीट है, एंड सीट, द फ्लैट पोर्शन ऑफ एंड डेंटल सीट, द अपर पोर्शन या फ्लैट पोर्शन. अब देखो, What does it mean by dental caries? ये चीज़ हमें पार्ट ऑफ टूथ इसलिए पढ़नी पड़ी क्योंकि हमें डेंटल कैरीज पढ़ना था, इसलिए थोड़ा सा दांत के बारे में जानना पड़ा. नाउ हाँ,
एक बार टूटता है फिर उगाता है। नाउ नेक्स्ट इज डेंटल कैरीज। द हार्ड आउटर कवरिंग, हार्डेस्ट मटेरियल होती है हमारी बॉडी की, ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड होती है। सो अब इसमें क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज, द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज, दंत क्षय यानी टूथ डिके। डिके हो जाना, धीरे धीरे झड़ जाना। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी या होल्स इन द टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया का नाम क्या है प्रवीण? बोलो। सृजन बता देंगे, ठीक है, बोलो सृजन। अनीशा। हाँ सही कह रही हो, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो ये स्फेरिकल होते हैं दिखने में, तो ये इनकी वजह से ये हमारे दांतों में छिपे रहते हैं। इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नाउ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये देख लो इस तरीके से होते हैं। तो ये स्फेरिकल होंगे और ये हमारे दांतों में ऐसे पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस स्फेरिकल होंगे। सो सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन आवर टीथ। राउंड कलर के होंगे, राउंड राउंड। नाउ अब ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वहाँ रहेंगे, तो इनकी वजह से क्या होगा, एसिड फॉर्मिंग की वजह से होल हो जाएगा। और क्या यही डेंटल कैरीज हैं? एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, या इनकी वजह से होगा या फिर हमने ठीक से ब्रश नहीं किया। सो एंड इम्प्रॉपर, सारा दोष उन्हीं को क्यों दें? डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज, इसको डेंटल कैरीज कहते हैं, या टूथ डिके। तो टूथ डिके का मतलब क्या है? इन दिस फर्स्ट द टफेस्ट कोटिंग इनेमल्स, ये क्या होती है? वियर्स आउट। वियर का मतलब खत्म हो जाती है। इन दिस, ये प्रोसेस कैसा है? व्हेन फूड रिमेन्स, फूड रिमेन्स का भी मतलब क्या है? शुगर, शुगर या कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी तो शुगर होती है। ठीक है। फूड रिमेन्स आर लेफ्ट इन अवर बकल कैविटी। बकल कैविटी का क्या मतलब है? माउथ। देन तब क्या होता है? देन अंडर टार्टर, जो टार्टर है, टार्टर का मतलब क्या है कि डेंटल प्लेक, सीमेंट लाइक हमने बताया कि नहीं होता है, येलो कलर का। द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अंडर द टार्टर द बैक्टीरिया
रिलीज एसिड, वो एसिड क्यों रिलीज करते हैं? टू डाइजेस्ट फूड आउटसाइड देयर बॉडी। वो उनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। टू डाइजेस्ट फूड आउटसाइड देयर बॉडी, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। एंड क्या करते हैं, उसको बाहर डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड एब्जॉर्ब एनर्जी या एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब देखो दिस एसिड क्या करता है, ये जो एसिड, हाँ बोलो। ये कई बार तो ये बैक्टीरिया है, तो जहाँ पर भी कोई भी चीज़ होगी, अब ये कौन, मक्खियाँ मिठाई की दुकान पे कैसे जाती हैं, तो वंस दे, वो सारे लोग नदी के किनारे ही क्यों बसते हैं, यूपी में, राजस्थान में इतने कम लोग क्यों हैं, जहाँ पर जिनको अच्छा मौका मिलेगा, रोज शुगर है और वहाँ उनको मिल गया, सभी जगह वो पहुँचे बॉडी में, लेकिन मुंह में जो एक बैक्टीरिया ज़िंदगी में कभी भी पहुँच गया, उसने देखा अरे यहाँ तो रोज़ शुगर मिल रही, चलो यहाँ अपने बच्चे पैदा करो, उसने अपना परिवार बना लिया, कुनबा बना लिया, वहाँ रहने लगा, उसने अपनी झोपड़ी बना ली, उसने डेंटल प्लेक तैयार कर लिया, सीमेंट लाइक पोर्शन जो कि कैल्शियम का है। हाँ सर, हमारे माउथ में 10 बिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं क्या? होते होंगे, इसका मुझे पता नहीं, बट दिस इज बैक्टीरिया, और ये मिलियंस में तो होते ही होंगे। सो दिस एसिड ये क्या करेगा, कॉजेज डिप्लीशन ऑफ, डिप्लीशन का मतलब समझते हो कि धीरे धीरे वो लेयर हटते चले जाना, रिडक्शन ऑफ इनेमल। व्हेन इनेमल इज डिकेड, जब उसका डिके हो जाएगा यानी क्षय हो जाएगा, जैसे हम लोग की बॉडी बूढ़े होने पर डिजनरेट होती है, डिके होती है, तो वैसे जब इनेमल डिकेट हो जाएगा, देन डेंटाइन स्टार्ट डिकेइंग। एंड अल्टीमेटली पल्प कैविटी, दे गेट एक्सेस टू पल्प कैविटी। अब उनकी पहुंच कहां तक हो जाती है, गेट, जैसे कैदी धीरे धीरे नाखून से खुरच खुरच के जेल को वो खोद डालता है, फिर बाहर निकल जाता है कि नहीं, ऐसे कई केस देखे हैं कि नहीं। अल्टीमेटली दे गेट एक्सेस टू पल्प कैविटी। At this time when food remains comes in our mouth, when they secrete acid, तो ऐसे समय में क्या होगा, time when they release acid, then it causes severe dental pain, ठीक है, ड्यू टू हार्म टू ब्लड वेसल्स, ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड टू ब्लड वेसल्स। अब ये देखो, व्हाट आर द रेमेडीज, या कुछ प्रिवेंशन, हमारे पास क्या प्रिवेंशन, एक होता है कि अब हमें बीमारी हो गई, अब इसका रेमेडी कैसे करें, इलाज कैसे करें, एक होता है नहीं प्रिवेंशन, होने ही न दो, तो होने न देने को क्या कहते हैं, प्रिवेंशन। क्या प्रिवेंशन इज बेटर देन रेमेडी, क्या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? क्योंकि रेमेडी तो होता है जब बीमारी हो गई, अब कहेंगे इसका रेमेडियल एक्शन लो, अब इसे ठीक करो, लड़का अब खराब हो गया, अब रेमेडियल एक्शन लो। लेकिन एक होता है नहीं, अब होने ही मत दो, तो फिर इसका दैट इज मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम डेंटल कैरीज। फ्रॉम, जैसे कोलगेट है, तो कोलगेट अमेरिका में बैन है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में माउथ कैंसर हो जाता है,
लेकिन यहाँ चल ही रहा है। तो वहाँ नहीं चलता, वहाँ उन्होंने बैन कर रखा है। तो देखें मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम डेंटल कैरीज कि वी हैव टू ब्रश रेगुलरली ट्वाइस इन ए डे, ब्रश रेगुलरली ट्वाइस इन ए डे। We should change our toothpaste at regular basis। तो जो भी है हर तरीके के करने चाहिए। So we should change our toothpaste brand on regular basis and change the brush when it is weared out, ये जब खराब हो जाए, and change the या replace the brush when it is unfit या weared, damaged हेयर, जब उसके डैमेज्ड हेयर हो जाएं तो उसको हटा देना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होती है, यूज़, इसके अलावा गार्गल आफ्टर एवरी मील, जब भी कुछ भी खाओ तो उसको कुल्ला करो, गार्गल आफ्टर एवरी मील। फोर्थ क्या है कि फ्लॉस, दांतों के बीच में फ्लॉसिंग, जानते हो थ्रेड से क्लीनिंग की जाती, क्या ये बात मालूम है कि फ्लॉसिंग ऑफ टीथ, क्या ऐसा आप लोगों ने देखा है कभी कि, मैं फिगर दिखा देता हूँ, बाकी तो वैसा होता है, लोग करते भी हैं, फ्लॉसिंग ऑफ टीथ। नाउ ये देखो इस तरीके से ये फ्लॉसिंग के सारे फिगर हैं। इसमें क्या है कि टीथ के बीच में एक पतला सा थ्रेड लिया और दांत को क्लीनिंग कर दी, तो इट इज़ कॉल्ड फ्लॉसिंग। तो इस तरीके से फ्लॉसिंग की जा सकती है। अब वो भी ठीक है, टूथ पिक आती है। सो दिस इज फ्लॉस द टीथ at regular basis। अब अलग अलग चीज़ें हैं, मान लो आपको दांतों के रूट में प्रॉब्लम है तो ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाओ, मसूड़ों में प्रॉब्लम है तो पेरीडोंटिस्ट को दिखाओ, अगर इनेमिल चला गया है तो एंडोडोंटिस्ट को दिखाओ। 12 तरीके के डेंटिस्ट होते हैं कि नहीं। तो फ्लॉस द टीथ एट रेगुलर बेसिस, रेगुलरली विजिट योर डेंटिस्ट, रेगुलरली विजिट, एक टाइम बना लो। और टू रिमूव डेंटल प्लेक, क्योंकि प्लेक तो सभी के हो जाता है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे डेंटल वो हो जाएगा। विजिट टू डेंटिस्ट फॉर रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो देन दिस विल गेट रिमूव्ड। तो ये सारे आपको सिस्टम करने हैं। अब आगे देखें, इन केस ऑफ डेंटल पेन नेवर टेक टू हॉट और टू कोल्ड थिंग्स। तो वो तो प्रिवेंशन से ज़्यादा वो रिमेडी हो गई, लेकिन ये सब चीज़ें तो हमें करनी ही चाहिए। अब देखें कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 101,
what is the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? So ऑटोट्रोफिक और हिटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या अंतर है? नाउ इन autotrophic nutrition, an organism synthesizes its own organic food. An organism synthesizes its, जैसे प्लांट करते हैं, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. कौन कौन से? लाइक CO2, water and minerals present in surrounding. Such mode of nutrition takes place in plant. So while in heterotrophic nutrition, organism cannot synthesize its own food. And it depends on its food need directly or indirectly on autotrophs, and it depends on its food need. कुछ लोग क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं, और कुछ लोग उन, जैसे लॉयन है वो डियर को खा जाता है जो प्लांट्स खाते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही तो निर्भर है. And it depends on its, for its food need. Directly or indirectly. On plants या plants product. अब देखें, ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स और एल्गे. कुछ ऐसी हरी काई देखी जो पानी में उगाती है, तो ऐसा भी होता है. तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो यूनिसेलुलर होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टन बोलो. सर ये भी है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ डे टाइम में होता है और हेटेरोट्रॉफिक कभी भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं. ये बात भी सही है. कुछ प्लांट्स में ऐसा है कि नाइट में होता है, अदरवाइज तो ये डे टाइम में ही होता है. तो नाउ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया. तो कुछ ऐसा भी होता है कि जो पानी में रहते हैं काई में, सो दैट इज ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया. तो इस तरीके से पानी में जो काई जमी है, ये प्लांट नहीं है, ये यूनिसेलुलर कॉलोनीज हैं. तो इस तरीके से ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, वो पानी में प्रोलिफरेट करते हैं, वो फैलते रहते हैं. वो हेटेरोट्रॉफिक की काइटिन की बनती है और ऑटोट्रॉफिक की सेलुलोज. नहीं, हिट्रोट्रोपिक में तो एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो सिर्फ फंगी में होती है. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, वाइल हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? टेक्स प्लेस, it
टेक्स प्लेस इन ऑल एनिमल्स। फंगी में भी होता है एंड फंगी। तो ये चीज हो गई। हाँ बोलो, स्क्रीन ठीक नहीं है क्या? सर स्क्रीन भी ठीक नहीं है और तूफान आ गया। एक मिनट जस्ट। तूफान आ गया। हाँ, तो हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। फोन रिलीज हो गया, क्या करो यार भाई, टाइमर ऑन भी आ गया। हाँ बोलिए, आगे बढ़ें। कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे ही कर लेते हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो प्लांट कहाँ से अपना ये रॉ मटेरियल पाते हैं? सो प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल। So plant take CO2 from surrounding atmosphere and water and mineral. ये कहाँ लेंगे? फ्रॉम सॉइल, ये सॉइल से लेते हैं। सो इस तरीके से ये रॉ मटेरियल पाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? एसिड का क्या रोल है? सो रोल ऑफ एसिड, अनीशा क्या है? बात ना करें। अनीशा, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक? रोल ऑफ एसिड इन सीजन बताओ। The stomach produces HCl, which mixed with the glucose or food particles and makes it easy for pepsin to digest. ठीक है, वो भी ठीक है। टू किल द बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया present in food, and it also provides suitable acidic medium for pepsin to work. Pepsin to work. पेप्सिन क्या काम करता है? तो वही चीज़ है। तो रोल ऑफ एसिड जहाँ लिखा है वहाँ HCl भी लिख सकते हो कि HCl ये काम करता है। बात ना करो, ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? नाउ प्रांजल, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से हैं? ओके अस्मित बताओ। अस्मित, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम है? ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक, देखो बहुत सारे हैं, लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और क्या है? अमाइलेज, ठीक है, बाइल जूस, टोटल कितने तरह के होते हैं? यही सारे हैं, पेप्सिन और HCl, ये सारे ही हैं। सो नाउ आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये क्या हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच ब्रेक डाउन
कॉम्प्लेक्स, सर कौन से पेज पे है ये क्वेश्चन बुक में? ये पेज नंबर 101। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड तीसरा कौन सा है? सर फैट। फैट इनटू सिंपल, ठीक है, उनको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो भी ऑर्गेनिक ही हैं, ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक बदलेगा। कार्बन टूटेगा तो कार्बन ही बनेगा ना। जैसे प्रोटीन टूटा तो क्या बना? सर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट टूटा तो क्या बना? सर ग्लूकोज। और फैट टूटा तो? सर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये चीज हो गई। सो इन सब में तोड़ना, यही इनका काम है। सो दैट इट कैन बी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, सो दैट बड़े बड़े मॉलिक्यूल पार नहीं जा सकते इंटेस्टाइन के, सो दैट इट इज effectively absorbed by blood vessels in intestinal site। इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है कि हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो इन कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड है? स्मॉल इंटेस्टाइन हैज, ये लास्ट वाला है कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड है। तो इस इंटेस्टाइन में क्या चीज होती है? मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं क्या? मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर like projections called microvilli, ठीक है। it increases, ठीक है, surface area very large, so that digested food can be absorbed effectively, digested food can be absorbed effectively by blood vessels। तो ब्लड वेसल्स उनको अच्छी तरीके से कर सकें एब्जॉर्ब, इस तरीके से ये डिज़ाइन होते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, रेस्पिरेशन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, वेलकम।